Hello, I welcome you to the Learn with Fun channel. Today we will discuss what is momentum, inertia and mass, second law of motion, application of second law of motion, third law of motion and action and reaction on two different bodies. So let's start. What is momentum? The force required to stop a moving body is also directly proportional to its velocity. मतलब जो फोर्स लगता है मूविंग बॉडी को स्टॉप करने में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से. थस द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी. मतलब जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. ये हमको अनदर टर्म दे देता है व्हाट इज मोमेंटम. मतलब उसको हम मोमेंटम बोलते हैं. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट मास एंड वेलोसिटी. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. If a body is at a rest, its velocity is zero, hence its momentum is also zero. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी भी ऑफकोर्स ज़ीरो ही होगी और उसका मोमेंटम भी ज़ीरो ही होगा. मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वो उसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड विच इज़ रिटन एज kg/m/s. मतलब SI यूनिट है मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. नाउ लेट्स डिस्कस इनर्शिया एंड मास. If a body is at a rest, it tends to remain at a rest. If it is moving, it tends to keep moving. This property of an object is called its inertia. मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है और अगर मूविंग कंडीशन में तो मूविंग कंडीशन में ही रहना चाहती है. इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं. और मास तो आपको पता ही है. इफ़ अ बॉडी हैज़ अ मोर मास it has more inertia. If a body has less mass, it has less inertia. मतलब अगर बॉडी का ज़्यादा मास है तो उसकी वो होता है इनर्शिया वो ज़्यादा होता है और अगर लेस मास है तो उसका इनर्शिया कम होता है. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction in which force acts. मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से. और जिस डायरेक्शन में ये चेंज ऑफ मोमेंटम लगता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द चेंज इन मोमेंटम. मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बॉडी में वो डिवाइड बाय टाइम करते हैं. तो वो न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम ऑन टाइम टेकन. मतलब हम लोग न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. लेट्स कंसिडर अ बॉडी ऑफ अ मास m हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u. द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी mu. मतलब हम लोग कंसिडर करते हैं कि मास का जो बॉडी का जो मास है वो m कंसिडर करते हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कंसिडर करते हैं. तो उसका इनिशियल मोमेंटम हुआ mu. सपोज अ फोर्स ऑफ F एक्स ऑन द बॉडी फॉर द टाइम t कैन बी कॉज द फाइनल वेलोसिटी बिकम v. मतलब हम लोग द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी विल बी mv. मतलब अब कंसिडर करते हैं द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू v. फाइनल मोमेंटम को v कंसिडर करते हैं mv. Now the change in momentum of the body is mv minus mu and the time taken for the change. मतलब जो टाइम टेकन है वो है और mv माइनस mu अपन t वो फोर्स से प्रोपोर्शनल है. तो हम लोग लिख सकते हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट v माइनस u अपन t. बट v माइनस u अपन t represent change in velocity with time which is known as acceleration. So by writing a in place v minus u upon t in the above relation we get f is proportional to m into a. मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि v माइनस यू अपॉन टी वो एक्सेलरेशन है. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन वो एक्सेलरेशन होता है. वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव को एक्सेलरेशन कहते हैं और नेगेटिव को रिटार्डेशन कहते हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं कि f proportional to m into a. Now let's discuss.
Thus, the force acting on a body is directly proportional to the product of a mass of the body and acceleration produced in the body by the action of the force and its x डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. मतलब हम लोग ने देखा कि फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है मास से एंड एक्सेलरेशन से, बट so एक्शन ऑफ द फोर्स एंड इट एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. मतलब जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है. दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. द रिलेशन एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू रे कैन बी टर्न into an equation by putting in a constant. मतलब हम लोग ए को कांस्टेंट ले सकते हैं. तो हम लोग को मिलता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए इन विच के द एसआई यूनिट ऑफ के इज 1 और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. Thus, Newton's second law of motion gives us a relation between force and acceleration. मतलब जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमको मास फोर्स एंड एक्सेलरेशन को का बताता है हमको कि उसका क्या रिलेशन है. When a force acts on a body, it produces acceleration in the body. The acceleration produced may be positive or negative. मैंने बताया कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. Newton's second law of motion also gives us a method of measuring the force in terms of mass. मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको एक दूसरा भी बता ही दिया कि एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे ले सकते हैं फोर्स इंटू एम, फोर्स अपॉन मास. It is obvious from the relation that the acceleration produced in a body is directly proportional to the force on it and inversely proportional to the mass of the body. मतलब हम लोग ने ऐसे आगे देखा ही कि एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से और जो मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, देयरफॉर द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल एज एक्सेलरेशन विल बी हाफ. अगर हम लोग मास ऑफ द बॉडी को है ना डबल करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन को डबल करते हैं तो उसका जो मास है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए it means that it will be easier to move light bodies than the heavy bodies. हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है कि वो लाइट बॉडी है, लाइट एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइट बॉक्स है उसको हम आसानी से हिला सकते हैं लेकिन हेवी बॉक्स को नहीं, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन विच इज डिनोटेड बाय एन. ए Newton is that the force which when acting on a body of a mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter second square in it. We have just seen that. तो जो ऐसा यूनिट है फोर्स की वो न्यूटन है, उसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं. एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. हम लोग कंसिडर करते हैं कि मास 1 kg है और एक्सेलरेशन 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका न्यूटन 1 न्यूटन होगा. फोर्स जो होगा 1 न्यूटन होगा, उसको हम 1 n लिख सकते हैं. दूसरा एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि जो मास है वो 2 kg है और एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका न्यूटन भी होगा, उसका 10 न्यूटन होगा, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 10 n. नाउ लेट्स डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Catching a cricket ball. A cricket player moves his hands backward when catching a fast cricket ball. This is done to prevent injury to the hands. मतलब हम लोग ने देखा है कि क्रिकेट मैच में जो प्लेयर होते हैं वो हाथ है ना आगे, जब लोग वो कैच पकड़ते हैं तो हाथ आगे से पीछे लेते हैं क्योंकि उसको इंजरी ना हाथ में लगे ना. We can explain it as follows. A fast moving cricket ball has a large momentum. In stopping this cricket ball, it has to be reduced to 0. मतलब जो वो आता है जब वो क्रिकेट बॉल कैच करने दौरान, तो वो उसका मोमेंटम जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी से कम हो जाएगा, तो हमको हर्ट हो सकता है, हमको लग सकता है. इसीलिए वो लोग हाथ आगे से पीछे लेते हैं. हम लोग देखते हैं. Now, when a cricket player moves back his hands on catching the fast ball, then the time taken to reduce the momentum of a ball to 0 is increased.
Due to more time taken to stop the ball, the rate of change of momentum of a ball is decreased. मतलब हम मैंने बोला ही आगे कि अगर जो टाइम ज़्यादा लेंगे तो वो मोमेंटम है ना वो कम हो जाएगा. सो द हैंड ऑफ द प्लेयर डू नॉट गेट हर्ट. मतलब ताकि उसका हाथ जो है वो दर्द ना हो, उसको लगे ना कुछ. During athlete meet, a high jumping athlete is provided either a cushion or a heap of sand on the ground to fall upon. This is done to prevent injury to the athlete when it falls down after making high jump. मतलब हम लोग ने देखा है कि वो एथलीट होता है तब वो हाई जंप होता है, उसमें वो दौड़ के पीछे से आता है और हाई जंप मारते हैं. उसको लग भी सकता है, उसलिए उससे लगे ना, इसलिए तो वो क्यूजन और क्या और वो जो हिप ऑफ सैंड है वो दोनों में से एक वहाँ पे रखते हैं ताकि उसको एथलीट को लगे ना. When the high jumper falls on a soft landing site, then the jumper take a longer time. मतलब जब वो हाई जंपर है वो अगर सॉफ्ट लैंडिंग में होगा, मतलब वो जंप मारेगा तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा. The rate of change of momentum of the athlete is less, due to which a small stopping force act on the athlete. मतलब उसका स्मॉल स्टॉपिंग फोर्स है वो उस एथलीट पे लगेगा. एंड द एथलीट डज नॉट गेट हर्ट, ताकि एथलीट हर्ट ना हो, उसको कुछ लगे ना. Thus the cushion or the sand being soft reduces the athlete momentum more gently. मतलब जो क्यूजन और सैंड है वो सॉफ्ट होती है ताकि वो है ना मोमेंटम को कम कर देती है. What is Newton's third law of motion? Newton's third law of motion: whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal force and opposite force on the first body. मतलब ये बताता है कि वो जब फर्स्ट बॉडी है जब सेकंड बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है वही सेम टू सेम फोर्स सेकंड बॉडी वो फर्स्ट बॉडी को एक्सर्ट करती है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब हम वो हैवी बॉक्स को मूव करने की कोशिश करते हैं, हैवी बॉक्स को, तो वह आगे भी जाता है, वो इक्वल फोर्स ही लगता है हमको. न्यूटन वो हम लोग डीपली में डिस्कस करते हैं. थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. मतलब ये बताता है कि फर्स्ट बॉडी है वो एक ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करता है, वही सेम टू सेम फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फोर्स एक्सर्ट करता है फर्स्ट बॉडी पे. यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. मतलब ये दोनों फोर्स है ना, हाँ वो इक्वल पे होते हैं, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो इक्वल होता है, बट उसका जो डायरेक्शन होता है ना वो डिफरेंट होता है. मतलब इससे हमको पता चल गया कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. This force act on different object and never on the same object. मतलब ये जो लगता है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, एक ही ऑब्जेक्ट में नहीं लगता. हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक गन शूटर है, उसने गन शूट की तो वो जो गन है वो आगे चली गई और एक गन है और ये बुलेट है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, दोनों को इक्वल फोर्स लगेगा. उसी को तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं. यू कैन सी दिस एग्जांपल. एक्शन एंड रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. मतलब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज एक्शन एंड रिएक्शन. मतलब हम लोग ने पहचानते तो है लेकिन हमको उसकी डेफिनेशन नहीं पता होती है. मैं आपको बता ही देता हूँ कि व्हाट इज एक्शन. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज नोन एज एक्शन. मतलब जो फर्स्ट बॉडी हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा है कि फर्स्ट बॉडी है वो सेकेंड बॉडी को फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको एक्शन कहते हैं. व्हाट इज रिएक्शन. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन. मतलब जो फोर्स एक्सर्ट करती है सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को, उसको रिएक्शन कहते हैं. The force exerted by the weight of the box is action and its act on the ground
whereas the force exerted by the ground on the box is reaction. मतलब हम लोग देखते हैं कि जो बॉक्स इधर पड़ा है तो वो ग्राउंड पे ना वो एक्शन करता है. मतलब वो फर्स्ट बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है वो हेवी बॉक्स है वो फर्स्ट बॉडी है और ग्राउंड है वो सेकंड बॉडी है. तो फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी इज कॉल्ड एक्शन. तो वो ग्राउंड पे ना जो बॉक्स पे वो रिएक्शन करता है, मतलब वो भी फोर्स लगाता है बॉक्स के ऊपर. वो ताकि वो उधर है ना उधर खड़ी रहे, आगे वो ऊपर भी नहीं जाती और नीचे भी नहीं जाती. हम लोग देखते हैं since the box is in equilibrium under the action of two forces, it neither goes up nor goes down. The action of the box must be equal and opposite to the reaction. मतलब जो एक्शन है बॉक्स का वो रिएक्शन से इक्वल है, लेकिन वो डायरेक्शन में डिफरेंट है. It is obvious that the action of the box acts on the ground and the reaction of the ground acts on the box. Thus, action and reaction on two different bodies. मतलब हम लोग ने इसी एग्जाम्पल से देखा कि वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्सर्ट करता है. एक्शन एंड रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडीज.